रंगमंच की तरफ से पेश है आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की सबसे महान और दर्द भरी अदाकारा मीना कुमारी के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हमने इनके जीवन पर एक बहुत ही गहरी रिसर्च की है। बिल्कुल। कुछ पुराने हिस्टोरिकल आर्काइव्स, उनके सेट पर काम करने वाले लोगों के पुराने इंटरव्यूज और उस दौर की फिल्म मैगजीन्स के पन्नों को हमने खंगाला है। और हमारा मकसद आज सिर्फ उनकी एक साधारण सी बायोग्राफी पेश करना नहीं है। सही बात है, ये कोई आम कहानी नहीं है। वही तो, हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर कैसे एक ऐसी औरत जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी शर्तों पर चला रही थी, अपने दोस्तों और नए कलाकारों के करियर बना रही थी, वो खुद अपनी ही जिंदगी की स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिख पाई। देखिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है। एक फिल्म इतिहासकार के तौर पर जब मैं उनके सफ़र का विश्लेषण करता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ एक ट्रेजेडी क्वीन का लेबल दे देना, मतलब ये उनके अस्तित्व को बहुत छोटा कर देता है। हाँ, क्योंकि वो लेबल तो सिर्फ उनके ऑन स्क्रीन किरदारों का था ना। एग्जैक्टली। हमें इस विरोधाभास को समझने के लिए उनके स्टार पावर के उस दौर में जाना होगा जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री के नए नियम लिखे थे। हम उस रूह को समझने की कोशिश करेंगे जो पर्दे पर इतनी मुकम्मल थी, जबकि सच्चाई में वो रोज थोड़ी थोड़ी बिखर रही थी। तो चलिए सबसे पहले उस पीक की बात करते हैं, शोहरत की उस बुलंदी की जो आज के दौर में शायद किसी भी कलाकार के लिए नामुमकिन सी लगती है। मेरा मतलब है 1950 के दशक की शुरुआत। हाँ, वहां से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा। अगर हम अपनी सोर्सेस के आंकड़ों पर नजर डालें तो समझ आता है कि उनका बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कैसा था। 1952 में फिल्म आती है बाइजू बावरा। बहुत बड़ी हिट थी वो। हाँ, और इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ सफलता ही नहीं दी बल्कि पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उसके ठीक एक साल बाद 1953 में परिणीता के लिए लगातार दूसरा फिल्म फेयर उनके नाम रहा। लगातार 2 साल। वही ना, ऐसा क्या बदल दिया था उन्होंने एक्टिंग में उस वक्त? देखिए, उस वक्त तक एक्टिंग में थोड़ी थिएट्रैलिटी होती थी, मतलब एक थोड़ा नाटकीय अंदाज होता था। पर बाइजू बावरा और फिर परिणीता के साथ उन्होंने पर्दे पर एक अजीब सा ठहराव ला दिया। ठहराव मतलब एक शांति? हाँ, उनकी आवाज में जो खामोशी थी और आंखों से जो वो बात करती थी, ये दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। वो किरदार को खेलती नहीं थी, वो किरदार बन जाती थी। और इस रियलिज्म ने उन्हें इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि इंडस्ट्री उनके आगे झुकने लगी। और जैसा आपने उनके पीक की बात की, असली डोमिनेंस तो इसके 10 साल बाद आया। ओह यस, मैं उसी पर आने वाली थी, क्योंकि जब मैंने ये रिसर्च नोट्स देखे तो मैं लिटरली 2 मिनट के लिए रुक गई। 1963 का वो साल, 10वां फिल्म फेयर अवार्ड्स, वो एक ऐतिहासिक पल था। सच में वहां जो रिकॉर्ड बना वो अजीब और अद्भुतपूर्व दोनों था। बेस्ट एक्ट्रेस की श्रेणी में सिर्फ 3 नॉमिनेशंस थे और तीनों के तीनों, मतलब तीनों मीना कुमारी के नाम थे। साहेब बीबी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूंगी। बिल्कुल। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि जैसे सोचिए किसी एथलीट का ओलंपिक्स में जाना और एक ही रेस के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अकेले ही जीत लेना। क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं? ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल वैसा ही था। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों फिल्मों के किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जैसे एक दूसरे के ऑपोजिट। हाँ, एक तरफ साहिब बीबी और गुलाम की छोटी बहू जो एक हवेली के अकेलेपन में घुट रही है, और दूसरी तरफ आरती की एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी औरत। एक ही साल में एक ही कलाकार ने ऐसी 3 बिल्कुल अलग आत्माओं को पर्दे पर उतारा। कमाल है। जूरी के पास तो किसी और अभिनेत्री को देखने का विकल्प ही नहीं बचा था। ये उनकी पेशेवर जिंदगी का सबसे ऊंचा शिखर था, एक ऐसी बुलंदी जहां वो पूरी तरह अकेली खड़ी थीं। ओके, तो यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हम इस बुलंदी की बात कर रहे हैं, एक तरफ उनकी ये पब्लिक पावर है, मतलब वो उस दौर की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री हैं। मैंने पढ़ा कि वो पहली ऐसी महिला थी जिसने उस जमाने में इम्पाला कार खरीदी थी। हाँ, जो उस वक्त का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल हुआ करता था। एग्जैक्टली। और बड़े से बड़े सितारे जैसे सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, इन सब का शुरुआती करियर उन्हीं के सहारे चला, क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस की इकलौती गारंटी थी। अगर पोस्टर पर उनका चेहरा है तो फिल्म चलेगी ही चलेगी। तो लॉजिकली देखा जाए, जो औरत दूसरों के करियर बना रही है, जो इतनी शक्तिशाली है, वो अपनी निजी जिंदगी में भी एक रानी की तरह रह रही होगी। पर सच्चाई एकदम उलट है।
हम देखते हैं कि वो एक सोने के पिंजरे में कैद थी। वही सबसे बड़ी त्रासदी है। 1952 में, यानी उनकी पहली बड़ी सफलता के साल ही उनका कमल अमरोही के साथ गुप्त निकाह हुआ, जो उनसे 15 साल बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे। और यहाँ से वो डरावनी शर्तें शुरू होती हैं। हाँ। शाम 6 बजे तक घर लौटने की पाबंदी, उनके मेकअप रूम में किसी पुरुष का ना आना और एक जासूस का उन पर नजर रखना। एक सेकंड, मुझे आप यहाँ रोकिए। जो औरत पूरी इंडस्ट्री चला रही है, जिसके पास अपना पैसा है, अपनी पावर है, उन्होंने उस जासूस को, जिसका नाम बाकर अली था, उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं दिया? ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है आपका। वो शादी से बाहर क्यों नहीं आई? यही तो सबसे बड़ी उलझन है, जिसे लोग आसानी से समझ नहीं पाते। देखिए, हमें उस दौर के मनोविज्ञान और सामाजिक ढांचे को देखना होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब हमेशा इमोशनल इंडिपेंडेंस नहीं होता। ये तो है, भले ही वो लाखों रुपए कमा रही थी और एक इम्पाला चला रही थी, पर अंदर से वो एक ऐसी औरत थी जिसे बचपन से ही फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अपना बचपन नहीं जिया था। अच्छा, तो क्या वो किसी प्रोटेक्टिव फिगर को ढूंढ रही थी? बिल्कुल। कमाल अमरोही में उन्हें शायद एक पिता जैसा संरक्षण, एक फादर फिगर नजर आया था। और दूसरी तरफ कमाल अमरोही, जो खुद एक निर्देशक थे, उन्हें इस बात का गहरा आभास था कि उनकी पत्नी उनसे कई ज्यादा बड़ी स्टार है। ओह, तो ये एक मेल ईगो और इनसिक्योरिटी का मामला था? हाँ, ये जो सख्त पाबंदियां थी, चाहे वो 6 बजे का कर्फ्यू हो या वो बाकर अली नाम का जासूस जो उनकी हर मुलाकात पर नजर रखता था, ये सब उस इनसिक्योरिटी का नतीजा थी। तो मतलब ये उनका अपना साइकोलॉजिकल ट्रैप था। उन्हें लग रहा था कि ये पाबंदी प्यार और संरक्षण का हिस्सा है। शुरू में शायद, हाँ, पर धीरे धीरे वो संरक्षण एक घुटन बन गया। सोने का पिंजरा जब सांस रोकने लगता है तो सोना चुभता है। सही बात है। जब एक शक्तिशाली और आजाद औरत पर इस तरह से पहरा बिठाया जाता है तो उसकी आत्मा टूटने लगती है। और ये बर्दाश्त का बांध कब टूटा? 1964 में फिल्म पिंजरे के पंछी के सेट पर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस झूठे भरम को पूरी तरह तोड़ दिया। क्या हुआ था वहां? उस जासूस बाकर अली ने उन्हें सेट पर थप्पड़ मार दिया। वेट, उसने उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया? और वो भी एक फिल्म सेट पर, जो उनकी अपनी जगह थी, उनकी अपनी डोमेन थी। हाँ, और फिल्म का नाम भी देखिए, पिंजरे के पंछी। जिंदगी जैसे एक डार्क कॉमेडी लिख रही थी। बिल्कुल वैसा ही लगता है। वो एक ऐसी घटना थी जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सेट पर ऐसी बेइज्जती ने उन्हें एहसास दिलाया कि जिस रिश्ते को वो संरक्षण समझ रही थी, वो असल में एक भयानक कैद थी। इस घटना के ठीक बाद उन्होंने वो घर, वो पिंजरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़ना आज़ादी नहीं लाया है ना? क्योंकि जब मैं इन नोट्स के अगले हिस्से की तरफ बढ़ती हूँ, तो एक बहुत अजीब और थोड़ा डरावना पैटर्न सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे ऑन स्क्रीन किरदार और उनकी असल जिंदगी के बीच का फासला पूरी तरह मिट गया था। लाइफ इमिटेटिंग आर्ट, लिटरली। हाँ, जैसे 1962 की उस हिट फिल्म साहिब बीबी और गुलाम को ही लीजिए। मैं पढ़ रहा था कि उसमें उनका छोटी बहू का किरदार असल में एक भयानक भविष्यवाणी, मतलब एक डार्क प्रोफेसी साबित हुआ उनके आगे के जीवन के लिए। यह सच में दिल दहलाने वाला पहलू है उनकी कहानी का। उस फिल्म में छोटी बहू एक उपेक्षित पत्नी है, एक ऐसी औरत जो महल में तो रहती है पर जिसका पति उसे वक्त नहीं देता। और वो अकेली है। हाँ, और अपने पति का प्यार पाने के लिए, उसकी हसीन शामों का हिस्सा बनने के लिए वो ना चाहते हुए भी शराब का सहारा लेती है। इस दृश्य को समझिए, एक टूटे हुए दिल वाली औरत नशे को अपनी आखिरी उम्मीद बना लेती है। और इसमें एक बहुत स्पेसिफिक डिटेल मैंने सोर्सेज में पढ़ी थी। एक दृश्य में अपनी आंखों को बिल्कुल शराबियों जैसा भारी और दबदबाता हुआ दिखाने के लिए मीना कुमारी ने अपने अभिनय में एक अजीब ट्रिक इस्तेमाल की। औदे कुलोन वाली बात। हाँ, वही। उन्होंने अपनी नाक के नीचे ईद ए कलोन लगाया था, जिसकी तेज महक से आंखों में नेचुरल आंसू आते रहे। मैंने सोचा, बाप रे, एक मेथड एक्टर अपने आर्ट को सच्चा बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तो एक्टिंग थी। असल जिंदगी में वो इस किरदार से इतनी बुरी तरह जुड़ी कैसे? देखिए, मेथड एक्टिंग का सबसे बड़ा खतरा यही होता है। जब आप किसी किरदार के दर्द को महसूस करने के लिए अपने अंदर के जहन को खोदते हैं, तो आप उन जज्बातों को जागृत कर देते हैं। और मीना कुमारी के साथ मसला ये था कि उनके पास शूटिंग के बाद लौटने के लिए कोई खुशहाल घर नहीं था। ओह, तो वो उस अकेलेपन में वापस जाती थी। एग्जैक्टली। जब वो सेट पर कट के बाद वापस जाती थी तो उनका इंतजार वो 6 बजे का डर, वो जासूस और वो अकेलेपन से भरा घर कर रहा होता था। असल जिंदगी में अपने पति से उनका अलगाव बढ़ रहा था। उनके जीवन में कोई ठहराव नहीं था। तो छोटी बहू और मीना कुमारी एक हो गए। हाँ, ऐसे में छोटी बहू का किरदार और मीना कुमारी का अस्तित्व आपस में उलझ गए।
जिस शराब को उन्होंने पर्दे पर अपने पति का प्यार पाने के लिए छुआ था, असल जिंदगी में वही शराब उनके अकेलेपन को छुपाने का जरिया बन गई। तो मतलब जब घर ही एक स्क्रिप्ट जैसा दर्दनाक बन जाए तो इंसान किरदार से बाहर आ ही नहीं पाता। लेकिन उस घुटन और अकेलेपन के बीच एक और पहलू है जो मुझे सच में काफी हैरान करता है। एक जगह पढ़ा मैंने कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें रीडिंग महाजबीन भी कहते थे। हाँ, क्योंकि वो हमेशा पढ़ती रहती थी। वही, सेट पर उनके हाथों में हमेशा किताबें होती थीं। दुनिया उन्हें उनकी सुंदरता से, उनकी आवाज से जानती थी, पर उनकी सबसे असली आवाज, उनकी ओरिजिनल वॉइस, वो स्क्रिप्ट में नहीं थी, बल्कि उनकी उर्दू शायरी में थी जो वो खुद लिखती थी। तो क्या हम इसको एक तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन कह सकते हैं? आपका क्या मतलब है इससे? जैसे मीना कुमारी तो एक प्रोडक्ट था, एक ब्रांड था, जिसे स्टूडियोज और उनके पति ने कंट्रोल कर रखा था, पर उनकी जो आत्मा थी वो कहीं और थी। आपने बहुत ही गहरा विश्लेषण किया है इस पॉइंट पर, और मैं कहूंगा कि बिल्कुल यही हो रहा था। मीना कुमारी वो चेहरा था जो दुनिया के लिए था, जिसे पब्लिक कंज्यूम करती थी और लोग पैसे बनाते थे। लेकिन वो अपने अंदर की आज़ादी और अकेलेपन के बीच नाज बन जाती थी। नाज? हाँ, उन्होंने नाज तखल्लुस यानी अपने पेन नेम से बहुत सी कविताएं और शायरी लिखी। उर्दू उनके लिए आज़ादी का माध्यम थी। नाज किसी की कैद में नहीं थी। ये सुनकर कितना अच्छा लगता है। नाज वो औरत थी जो अपने जज्बातों को, अपने टूटे हुए दिल को कागज पर उतार सकती थी, बिना किसी जासूस के डर के। नाज कितना खूबसूरत नाम है और कितना अलग उनकी स्क्रीन इमेज से। और इन्हीं नज़मों को आगे चलकर उन्होंने एक एल्बम में रिकॉर्ड भी किया है ना। 1971 में संगीतकार खयाम साहब के साथ एक एल्बम आया था, आई राइट आई रिसाइट। बहुत ही बेहतरीन एल्बम था वो। उसमें उन्होंने अपनी ही लिखी नज़में पढ़ी हैं। हाँ, और उस एल्बम में आप उनकी आवाज का ठहराव सुनिए। वो आवाज किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रही थी, वो सीधा उनके दिल से निकल रही थी। उनका एक अमर शेर है उसमें। कौन सा? अगर आप उस शेर को गौर से सुने तो लगता है जैसे उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व को उन 2 पंक्तियों में समेट दिया हो। शेर कुछ इस तरह है, आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। वाह! पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए हमारे लिए। आबला पा और दश्त, इनका एग्जैक्टली क्या मतलब बन रहा है यहाँ? देखिए, आबला पा का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पैरों में सफर के कारण छाले पड़ गए हों। आउच! ठीक है। और दश्त यानी बंजर और वीरान रेगिस्तान। तो वो कह रही हैं कि इस अकेलेपन के बंजर रेगिस्तान में जरूर कोई ऐसा भटकता हुआ मुसाफिर आया होगा जिसके पैरों में छाले हैं, वरना इस भयानक आंधी और तूफान के बीच दिया जलाने की हिम्मत भला कौन करता? तो वो मुसाफिर वो खुद थी। बिल्कुल, यहाँ वो मुसाफिर वो खुद हैं। जिंदगी की पाबंदियों और अकेलेपन ने उन्हें घायल कर दिया था, छाले दे दिए थे, पर फिर भी अपनी कला और अपनी शायरी के रूप में उन्होंने उम्मीद और अस्तित्व का एक दिया जलाए रखा था, चाहे आंधी कितनी भी तेज क्यों ना हो। पैरों में छाले और आंधी में दिया, ये सुनने में जितना पोएटिक लगता है उतना ही सच भी होता जा रहा था। क्योंकि अगर हम 1964 के बाद के दौर पर नजर डालें, जब उन्होंने कमाल अमरोली का घर छोड़ा, तो उनकी हालत बिल्कुल उस दिए जैसी हो गई थी जो बुझने के कगार पर था। हाँ, शरीर अंदर से टूट चुका था उनका। उन्हें इंसोम्निया यानी गंभीर अनिद्रा और डीप डिप्रेशन ने घेर लिया था। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर नींद ना आने की बीमारी एक जानलेवा लत में कैसे बदल गई। क्योंकि वो इंसोम्निया किसी थकान का नतीजा नहीं था, वो उन ट्रॉमाज और अकेलेपन का असर था जिन्हें वो सालों से जी रही थीं। डॉक्टर ने उन्हें सोने में मदद के लिए थोड़ी सी ब्रांडी लेने की सलाह दी थी। सिर्फ थोड़ी सी ब्रांडी? हाँ, शुरुआत एक मेडिसिन की तरह ही हुई थी, लेकिन ब्रांडी उनकी नींद का इलाज नहीं कर रही थी। वो उनके जहन के दर्द को, उस शोर को कुछ पलों के लिए सुन कर रही थी। जब इंसान को अपने दर्द से बचने का एक नुस्खा मिल जाता है तो वो उस पर निर्भर हो जाता है, और वो लत बन जाती है। वही हुआ। वो थोड़ी सी ब्रांडी जल्द ही एक भयानक लत बन गई। 1968 आते आते हालत यहां तक आ गई कि उन्हें लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी हो गई। बाप रे, 1968 में ही? हाँ, उनके दोस्तों और करीबियों ने उन्हें लंदन और स्विट्जरलैंड तक बेहतरीन इलाज के लिए भेजा, पर उनका शरीर उस तश्त में सफर करते हुए पूरी तरह खोखला हो चुका था। और इसी खोखले होते शरीर के बीच, मौत के ठीक करीब, भारतीय सिनेमा की सबसे अजीम और इमॉर्टल फिल्म बनती है पकीज़ा। पकीज़ा का सफर तो खुद में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है। सच में, पकीज़ा का जो 15 साल लंबा सफर था,
उसे पढ़कर और फिल्म को देखकर मुझे हमेशा एक अजीब सी फीलिंग आती है। जैसे सोचिए किसी ने एक बेहद खूबसूरत ताजमहल जैसी सफेद इमारत बनाई हो, ऐसी खूबसूरत कि लोग सदियों तक देखते रहें। पर उस इमारत की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो बिल्कुल टूट रही है, बिखर रही है, और वो नींव थी मीना कुमारी का अपना शरीर। सही कह रही हूं मैं? ये तजबीह, ये मेटाफर आपका बिल्कुल सटीक है। पाकीज़ा सच में एक खूबसूरत इमारत थी जो एक टूटती नींव पर खड़ी थी। ये फिल्म कमाल अमरोही का जुनून थी और मीना कुमारी का एक ख्वाब थी। पर तलाक के बाद रुक गई थी ना? हाँ, दोनों के आपस में तलाक और कड़वाहट के कारण इसकी शूटिंग सालों तक रुकी रही। फिर इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों, खासकर नरगिस जी और सुनील दत्त जी ने मध्यस्थता की और उन्हें समझाया कि ये महान कला इस तरह आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। वो उन्हें वापस सेट पर ले आए। बिल्कुल। जब शूटिंग दोबारा शुरू हुई तब मीना कुमारी की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। पर उनका जज्बा देखिए, बीमार होने के बावजूद, लिवर सिरोसिस की आखिरी स्टेज पर होने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ फिल्म की शूटिंग पूरी की, बल्कि खुद सेट्स पर आकर अपने कॉस्ट्यूम्स तक डिजाइन किए। कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन किए, उस हालत में जब उनके लिवर फेल हो रहे थे और डॉक्टर्स उन्हें आराम करने को कह रहे थे। उनका समर्पण ऐसा ही था। वो आती थी सेट्स पर, भारी जेवर पहनती थी। मतलब इस ताकत का सोर्स क्या था? मैं तो यही कहूंगा कि ये उनकी आत्मा थी जो जानती थी कि ये उनका आखिरी सफर है, उनका स्वर्ण सॉन्ग है। जब हम पर्दे पर पाकीज़ा में उन्हें मुस्कुराते, चलते या रोते हुए देखते हैं तो हमें लगता है हम एक्टिंग देख रहे हैं, पर दरअसल हम एक ऐसी महिला को देख रहे थे जो अपनी जिंदगी की बची कुची हर एक सांस, अपना हर एक कतरा उस सेलुलॉइड के पर्दे पर उड़ेल रही थी ताकि वो किरदार जिंदा रहे, भले ही वो खुद मौत के करीब जा रही हों। ये बहुत ही इमोशनल बात है। और इसके बाद आता है कहानी का वो आखिरी पर्दा जो सुनकर शायद ही कोई होगा जिसका दिल नहीं बैठ जाएगा। अंत सबसे दर्दनाक था। सालों की मेहनत और दर्द के बाद आखिरकार 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा पर्दे पर आती है। बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच जाता है, लेकिन इस सफलता का जश्न मनाने के लिए वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहीं। रिलीज के महज कुछ हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को सिर्फ 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सिर्फ 38 इयर्स। ये कितनी छोटी उम्र है। 38 साल शायद दूसरों के लिए छोटी उम्र हो, पर उन्होंने इसमें शायद 100 सालों का दर्द जी लिया था। और सबसे बड़ी, सबसे ट्रैजिक विडंबना, जिसे हम ट्रैजिक आयरनी कहते हैं, वो आखिरी वक्त में सामने आई। पैसे वाली बात? हाँ, वो अभिनेत्री जिसने अपने चेहरे से बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की बारिश करवाई थी, जिसकी एक झलक के लिए लोग मीलों दूर से आते थे। मौत के वक्त वो पूरी तरह से कंगाली की कगार पर थीं। उनके आखिरी दिन सेंट एलिजाबेथ्स नर्सिंग होम में गुजरे थे। जब उनका निधन हुआ तो सेंट एलिजाबेथ्स नर्सिंग होम ने उनका आखिरी बिल दिया। और आप जानते हैं वो बिल कितने का था? बहुत ही मामूली रकम थी वो। सिर्फ 3500 रुपए, 3500 रुपीज। और उनके करीबियों, उनके परिवार के पास वो मामूली रकम चुकाने के पैसे तक नहीं थे। वेट, ये कैसे हो गया? एक सुपरस्टार अपना 3500 का अस्पताल का बिल भरने की हालत में नहीं थी और अंततः किसी शुभ चिंतक को आगे आकर वो बिल चुकाना पड़ा। ये किसी सपने जैसा लगता है जो नाइटमेयर में बदल गया हो। ये एक नाइटमेयर ही तो था। एक इतिहासकार की नज़र से जब मैं उनके सफर को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे इसमें गहरा और थोड़ा निर्मम सच दिखाई देता है। कैसा सच? एक ऐसा सच जिस पर हमें खुद से सवाल करना चाहिए। सिनेमा का पर्दा कितना निर्दयी, कितना बेरहम हो सकता है। ये इंसानों को बढ़ा चढ़ाकर पूजनीय भगवान बना देता है, उन्हें एक इमॉर्टल आइकॉन में तब्दील कर देता है। पर उस इमेज, उस आइकॉन को हमेशा जवान और जिंदा रखने की कीमत कौन चुकाता है? वही आम इंसान। एग्जैक्टली, वो आम इंसान जो उस आभा के पीछे छिपा होता है। सिनेमा एक मशीन की तरह उनकी सारी खुशियां, उनका अस्तित्व, उनका खून पसीना निचोड़कर वसूल लेता है। मीना कुमारी जी ने अपने अस्तित्व की आहुति देकर हमें वो महान फिल्में और वो बेहतरीन किरदार दिए। सही बात है। पर्दे पर तो चमक थी, पर उस चमक को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र उस सदियों लंबे अंधेरे में अकेली ही गुजारी। ये बातें सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जब हम आगे से किसी पुरानी फिल्म को देखेंगे, पाकीज़ा के उन खूबसूरत झलकियों को देखेंगे, तो उस हंसी के पीछे का खौफ और अकेलेपन का एहसास शायद हमें बिल्कुल अलग नज़रिए से सोचना सिखा दे कि महान कला की कीमत अक्सर महान त्रासदी से चुकाई जाती है,
इस सफर पे रंगमंच के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।